पर उनको ऐसा लगा कि इस घर में कुछ तो मतलब है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। पुतला बना हुआ था, मूँग की दाल, प्लास्टिक की थैली और उसके ऊपर एक कपड़े की थैली बाँध रखी थी। ब्लड जो था ना, मतलब फुहारा बन गया था और बहुत दूर जाके गिरा था, इतनी पावर से जा रहा था वो ब्लड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले जो आप प्यार दे रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं, हम बहुत कम टाइम में बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे। ये रियल इंसिडेंट जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, वो दर्द अपना व्यक्त करते हैं हमारे साथ, जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में वो पॉजिटिविटी बना के रखिए जो आप हमेशा से बना के रखते आए हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हमें बताते जाते हैं कि नज़र, दुआ, बद्दुआ, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आज आपको इस रियल इंसिडेंट में पता चलेगा। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें कैलाश ने बताया, जो कि उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये रियल इंसिडेंट उनके दादाजी के साथ हुआ था 1999 में, जो कि केटरिंग का बिजनेस किया करते थे और अपने टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि उनके दादाजी के हाथ में वो स्किल्स थी जिसको देखकर दूसरे लोग जला करते थे। और उनकी नज़र हमेशा जो कैलाश के दादाजी थे उनके बिजनेस पर रहा करती थी। कैलाश के दादाजी बहुत अच्छा मालपुआ बनाया करते थे राजस्थान के अंदर, और उनका बहुत ज़्यादा नाम था। लेकिन कहते हैं ना कि आजू बाजू वालों की नज़र हमेशा सामने वाले के गले पर, मतलब जो उनके काउंटर होते हैं पैसे वाले, वहाँ पर रहती है कि कितने कस्टमर इनके पास आ रहे हैं और कितना कुछ खरीद रहे हैं, काश मेरे पास आ जाए। और यही जो बोली होती है, इसको बद्दुआ और नज़र कहा जाता है। जो नज़र इंसान का बना बनाए घर के अंदर दरार ला सकती है, चलते बिजनेस रोक सकती है, घर में मनमुटाव कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है इंसान के अंदर? तो हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं, इंसान सामने से हमला नहीं करेगा। ऐसा ही हादसा हुआ कैलाश के दादाजी के साथ 1999 में, जिसकी वजह से लगभग उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। एक दिन दूसरे गांव से कैलाश के दादाजी को इनवाइट किया जाता है कि वहां पर उन्हें मालपुआ बनाना है। कहते कि कैलाश के जो दादाजी थे वो इतना ज़्यादा अच्छा मालपुआ बनाते थे कि दूसरे लोग रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाते थे। उनके हाथ में जैसे कोई कला सी थी या भगवान का दिया कोई आशीर्वाद था, जिसकी वजह से पार्टी में रंग जम जाता था जब हर कोई मालपुआ खाया करते थे। इतना बेहतरीन मालपुआ बनाते थे कि लोग वहाँ पर उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही वो दूसरे गाँव में जाते हैं, फंक्शन के अंदर मालपुआ बनाते हैं, और जैसे ही फंक्शन ख़त्म होते हैं, कैलाश के दादाजी आते हैं अपनी फाइनल पेमेंट लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर उनके साथ एक छोटा सा झटका हो जाता है कि उन्हें पूरी पेमेंट में 300 रुपये कम मिलते हैं। और जो कैलाश के दादाजी थे वो पेमेंट के मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो वो उनको बोलते हैं कि भाई साहब पेमेंट रिलीज़ करवा दो, हमें भी अपना परिवार चलाना होता है। तो जो दूसरा इंसान था वो थोड़ा एरोगेंट था, वो बोलता है कि अरे मेरे 300 रुपये से ही आपका घर चलेगा क्या? दे दूंगा, चलते फिरते क्या हो गया, अभी खुले नहीं है। और ये बात आई गई हो गई। तो जो कैलाश के दादाजी थे उन्होंने भी इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करा, ये सोच के कि ठीक है मैं आगे जाके कभी ले लूँगा, ना तो ये कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। अब जैसे आप गाँव में देखते हैं कि लोग हुक्का पीने के लिए बैठते हैं, तो ऐसे ही एक दिन वो जो इंसान थे जिनने 300 रुपये देने थे, वो कैलाश के जो दादाजी थे उनके सामने आ गए। और कैलाश के दादाजी ने उन्हें टोक दिया कि भाई साहब अभी तक आपने मेरे 300 रुपये नहीं दिए। तो वो इंसान भरी भीड़ में जैसे बेइज्जती सी हो गई थी उनकी, बहुत लज्जा आई उन्हें ये देख कर कि कहाँ टोक दिया मेरे को। तो वो तब भी यही बोलते हैं, अरे भाई तेरे 300 रुपये मेरे से ज़्यादा बड़े हो गए क्या, या मेरी इज्जत से ज़्यादा बड़े हो गए कि तू कहीं भी मुझे टोक देगा? तो कैलाश के दादाजी बोलते हैं, भाई साहब जब आपको मेरे को फंक्शन में बुलाना था ना, तब आप मेरे को इतने प्यार से लेके गए थे, लेकिन जो 300 रुपये वो आप दे नहीं रहे हो। हमें बहुत सारा माल लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, तब जाके मालपुआ बनता है, तो मेरे को उन पैसों की ज़रूरत है। और ये बात फिर दोबारा टल्ला दे के वो जो इंसान था 300 रुपये वाला, वो छोड़ देता है कि मैं दे दूंगा भाई, आपके घर आके दे दूंगा 2-3 दिन में। और इस बात को बीते 1 से 2 महीने हो गए थे। जो कैलाश के दादाजी थे जब भी वो कहीं निकलते थे तो उनके दिमाग में क्लिक होता था कि मुझे उस इंसान से 300 रुपये लेने हैं। आज के टाइम पे 300 रुपये उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन उस टाइम पे 300 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। धीरे धीरे 1-2 महीने बीतते और उनके दादाजी के दिमाग में ये चीज़ रहती है। तो एक दिन वो क्या करते हैं, जो कैलाश के दादाजी थे वो उनके घर पहुँच जाते हैं 300 रुपये लेने के लिए। और वो जो सामने वाले लोग थे वो उन्हें बैठाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र करते हैं, मिठाई विठाई देते हैं। तो मिठाई खिलाते टाइम वो बोलते हैं कि देखिए ये वहाँ की मिठाई है, सफ़ेद मिठाई है, इसे खा के बताइए इसका टेस्ट कैसा है। तो उनके दादाजी जो थे वो देखते हैं मिठाई को और चख लेते हैं। तो मिठाई चखने के बाद जैसे उन्हें लगता है कि ठीक है यार मिठाई अच्छी है। और वो यहाँ पर एक बहुत अजीब चीज़ होती है, जो दादाजी पैसे लेने के लिए गए थे मालपुआ के, वो वहाँ पर
वो उस चीज़ को भूल गए कि वो पैसे लेने गए हैं और वो अलग ही विचार में आ गए। और वहाँ पर जैसे आपस में दोस्ती सी हो गई कि हाँ हाँ पैसे तो आप देते रहोगे, क्या हो गया, पैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। जो दादाजी अभी तक बहुत पैसों को लेकर स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब वहाँ पर रिएक्ट करते हैं और वो वापस अपने घर को आ जाते हैं। कुछ मुश्किल से 2 से 3 दिन ही निकले थे जब दादाजी की तबीयत अचानक से खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है कि रात को उनका फीवर 102-103 पहुंच जाता है। और 1999 के ज़माने पर इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो किसी वैद्य को दिखाया गया था। अब जब वैद्य उन्हें देखने आए थे उनके घर पे, तो वो देखते कि दादाजी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। दादाजी के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, जैसे कोई उनको पिन चुभ हो रहा है, ऐसी आवाज़ आती थी। ऐसी आवाज़ अक्सर आपने बच्चों के मुंह से या फिर जो बीमार लोग होते हैं उनके मुंह से सुनी होगी जब वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं बीमारी की बॉडी में। ऐसे ही उनके दादाजी की हालत हो रखी थी। वैद्य अपनी तरफ से दवाई देते हैं और 1-2 दिन बीतते जब उनके ऊपर कोई भी दवाई का असर नहीं होता है। जब वैद्य जी की दवाइयों का असर उनके ऊपर नहीं पड़ा तो उन्हें 2 दिन बाद एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जो कि वहीं का कोई उदयपुर का लोकल हॉस्पिटल था। वहाँ पर उनके साथ जो एक्टिविटी हुई उसको सुनने के बाद मैं भी थोड़ी देर तक तो डिस्टर्ब रह गया था। उनके जो दादाजी थे कैलाश के, उनके अचानक से पैर गलने लगे। वहाँ पर जब वो एडमिट हुए 3 से 4 दिन हुए थे, वहाँ पर उनका वेट गिरना शुरू हो गया, जैसे उनके मुंह पे झुर्रियाँ आनी स्टार्ट हो गई, जैसे उनकी जवानी कोई उनसे छीन रहा है। अचानक से उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई और इसके बाद तो जो हरकत हुई उसको सुनने के बाद लिटरली मैं ऐसे हो गया था कि सीरियसली कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं इंसान के ऊपर। जब वो दादी जी उनके साथ थी हॉस्पिटल के अंदर, अचानक से उनके पैर में जैसे गल के कोई छेद हो गया और एक खून का फुवारा निकल के ज़मीन की ओर पड़ा और अचानक से उनका खून निकलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर वहाँ पर आए तो डॉक्टर इस चीज़ को टेस्ट कर ही रहे थे, पट्टी वट्टी हो रही थी कि ये गल कैसे गया पैर या फिर इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे हो गया। तो जो कैलाश के दादाजी थे वो अचानक से डॉक्टर को बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पर 4 औरतें मुझे लेने आई हैं, वो देखो उस कमरे के बाहर। तो डॉक्टर मुड़ के देखते हैं कि 4 औरतें लेने आई है। वहाँ पर किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन दादाजी ने बताया था कि 4 परछाइयाँ जैसे कोई औरतें उन्हें लेने आई थी। अब अचानक से क्या होता है, जैसे ही वो जो डॉक्टर थे वो मुड़ के देखते तो दादाजी उनका हाथ पकड़ते और उनके हाथ पे काट लेते हैं बहुत बुरी तरीके से। और जो डॉक्टर था वो गुस्से में आके बोल देते हैं इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें पागल खाने में भर्ती करो, इन्हें डिस्चार्ज करो, यहाँ से लेके जाओ, ऐसे लोगों को हम हॉस्पिटल में नहीं रखते। 2 दिन बाद जब दादाजी अपने घर आ गए थे डिस्चार्ज होने के बाद, तो दादी जी के साथ वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो घर पे आए थे, तो दादी जी पानी लेने गई थी उनके लिए। जब वो वापस आके देखती हैं तो दादाजी जो थे उस पट्टी को खोल रहे थे और उस जख्म को नोच रहे थे, उसको खुरे दिखे जैसे उसमें से खून निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हुआ, दादी जी ने एकदम से देखा और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई इस चीज़ को देखने के बाद। भाग के गई और दादाजी को हिलाया तो दादाजी को होश आया कि मैं अभी तक कर क्या रहा था। दादाजी उस टाइम पे बोलते कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं कैसे भी मुझे बचा लो, वो चीज़ मुझे लेके चली जाएगी। जब दादी जी ने पहली बार ये सुना कि इतने ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो जो आंगन था उससे बड़ा एक आंगन था, बाहर जाके वहाँ पे गई और कुल देवता के हाथ जोड़े अपने कि प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए, इनकी ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इनके साथ ही हो रहा है। तभी दादाजी के अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मेरा खून रुक गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। दादी जी इतनी खुश हो जाती है, अंदर जाके देखती है कि दादाजी का वो जो जख्म था वो थोड़ा सा भर गया था और उसमें से खून आना बंद हो गया था, जैसे कुल देवता का कोई आशीर्वाद सा लग गया हो। इस चीज़ को देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था भाई ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी और ऐसी आग लगने वाली थी जो पूरे घर को बर्बाद करने वाली थी। अगले दिन दादाजी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका जो फीवर था वो 103-104 पहुंच गया। जब दादी जी बहुत ज़्यादा डर रही थी, उनका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए, उन्हें इंजेक्शन दिया गया बेहोशी का कि कम से कम उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तब पहली बार ऐसा हुआ कि जो कैलाश के दादाजी थे उनके सपने में उनके कुल देवता आते और बोलते तेरे पास 21 दिन है, जो करना है कर ले, जिस भगवान के पास जाना जा, जिस तांत्रिक के पास जाना जा, जिस बाबा के पास जाने जा, जिस डॉक्टर के पास जाने जा, तो 22वें दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। एकदम से दादाजी चिल्ला कर उठते हैं और बताते कि ऐसे ऐसे मेरे को कुल देवता दिखे। तो सब उन्हें बोलते हैं दादाजी को आप वहम कर रहे हो, कुल देवता ऐसी चीज़ें आके थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई थी और कुल देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और यही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि 22वां दिन तू देख नहीं पाएगा। उसके बाद दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, उनका वज़न बहुत ज़्यादा गिरने लगा और सब ने इस चीज़ की उम्मीद खो दी थी कि
शायद ये बचेंगे, क्योंकि दिन में वो अजीब अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर देते थे कि वो मुझे लेने आ गए, वो मुझे लेने आ गए, वो मुझे लेके चले जाएंगे, वो मुझे लेके चले जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कैलाश ने मुझे उस पूरे घर का नक्शा बताया था, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा कमरा था, उसके बाहर एक छोटा आंगन था, उसके बाहर एक बड़ा आंगन था, फिर 2000 गज में एक पूरा उनका तबेला था जिसमें गाय भैंस बंधा करती थी। घर से बाहर जाने के बाद 2 बहुत बड़े नीम के पेड़ थे जहाँ से एंट्री होती थी। दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और वो अचानक से दिन में भी चिल्ला पड़ते थे कि वो मुझे लेने आ गए, वो मुझे लेके चले जाएंगे, और सब बस बैठ के ये देखते थे कि इनके दिन पूरे हो गए हैं, किसी भी टाइम अपने प्राण छोड़ देंगे। लेकिन जो दादी जी थी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्टेबल थी कि मेरे को अपने पति को कैसे न कैसे बचाना है। वो आगे पीछे एक तांत्रिक रहा करते थे, उनके पास जाती और उनके आगे हाथ पैर जोड़ते कि मेरे पति को बचा लो। तांत्रिक इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं। एक सही मुहूर्त देखने के बाद वो बोलते हैं घर में आके मैं सारी चीज़ें देखूंगा। लेकिन ये क्या पता था कि तांत्रिक जी को भी ऐसी चीज़ दिख जाएगी जो शायद बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी सबके लिए। जब तांत्रिक दादाजी की सिचुएशन देखने के लिए उस घर के बाहर पहुँचते हैं तो उनका ध्यान जो है नीम के पेड़ों पे अटक जाता है। जैसे कोई चीज़ थी नीम के पेड़ पे, या फिर नीम के पेड़ के आगे जो उनको जाने से रोक रही थी। जो तांत्रिक थे वो कैसे न कैसे वहाँ पर मंत्र विद्या मारते हैं और उस चीज़ को काट कर अंदर आते हैं। तो अंदर आने के बाद जो दादाजी थे वो सबसे अंदर कमरे में लेटे हुए थे, वहाँ जाते हैं, उनकी हालत देखते और बोलते हैं अच्छा मालपुआ बेचता है तू, बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ मैं यही सुनता हूँ सपनों में। बोला मैं यही बता रहा हूँ कि एक एंटिटी तेरे सपने में आती है और तुझे यही बोलती है कि मालपुआ बेचना बंद कर दे, मालपुआ मत बेचा कर, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, ये हो गया है। दादाजी की सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो जो मालपुए की रेसिपी थी वो भूलना स्टार्ट हो गए थे। मतलब किसी की इतनी गंदी नज़र लगी थी, किसी की इतनी बुरी नज़र लगी थी कि वो उनके बिज़नेस को, उस इंसान को खा जाना चाहती थी। जैसे किसी कॉम्पिटिटर ने उनके ऊपर पता नहीं ऐसा क्या ही कर दिया। वहाँ पर जो तांत्रिक थे वो बोलते कि मैं कल आऊँगा और कल मैं पूजा करूँगा, कल का शुभ दिन है और कल उस एंटिटी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ सब सुन रहे थे कि एंटिटी कौन सी एंटिटी, कैसी एंटिटी, इनकी तो तबीयत ख़राब है। मतलब दादाजी बोलते थे कि उनकी अचानक से छाती में दर्द होने लग जाता था, जैसे कोई पिन चुभा रहा है, और उस पिन को चुभने पे वो इतनी ज़ोर की चिल्लाते थे। पता नहीं कौन सी ऐसी इनविजिबल पिन थी जो वो घर वालों के सामने बार बार रखते थे, मुझे पिन चुभ रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कैसे न कैसे अगले दिन तांत्रिक जो है आते हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं सामग्री के लिए। अंदर कमरे में जाते हैं, लोटा उठाते हैं। लोटा उठाने के बाद उसके अंदर जो है लौंग, इलायची, राई के दाने और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, और हाथ में रखते हैं वो मूंग की बहुत सारी दाल के दाने, और दाने जो है कलश में डाल देते हैं। जब वो वहाँ पर अपनी मंत्र विद्या स्टार्ट करते हैं, पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, वो जो कलश होता है वो अचानक से पलट के अपने आप गिर जाता है, और उसके अंदर जो मूंग के दाने थे वो धीरे धीरे बाहर खिसकने स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। तो जो तांत्रिक थे वो बहुत ज़्यादा एकदम से चिल्ला के बोलते कि इन मूंग के दानों को बाहर मत जाने देना, वरना लगे हाथ तुम्हारे दादाजी अभी के अभी एक्सपायर हो जाएंगे। ये तो मैंने एंटायर लाइफ में पहली बार सुना है। वहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन इतनी ज़्यादा हैवी हो गई कि तांत्रिक ने बोला जो यहाँ पर खड़े हैं सब के सब मूंग के दानों को अपने हाथ में उठा लो, गेट के बाहर मत जाने देना, छोटे आंगन के। वहाँ पर सारे लोग इस चीज़ को सुन के एक्टिव हो गए। किसी ने अपनी झोली में लिया, किसी ने हाथ में लिया। तांत्रिक ने अपनी विद्या वहाँ पर स्टार्ट की, मंत्र मार रहे थे। उस टाइम पर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी हुई कि तांत्रिक जो थे वो खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तब अचानक से एक विजिबिलिटी उन्हें आई। वो पीछे मुड़ के देखते हैं बाहर नीम की पेड़ की तरफ, धीरे धीरे चल के जाते हैं। तो सब उनका पीछा कर रहे थे। सबको वो बोलते हैं घर के अंदर रहना, कोई भी बाहर नहीं आएगा। सिर्फ दादाजी को बोलते हैं कि आप मेरे साथ आओ। दादाजी उनके साथ जाते हैं। नीम का जो लेफ्ट वाला पेड़ था, बोलते हैं दादाजी को इसे खोदो। तो बोलते कि मेरे से नहीं खोदा जाएगा, मैं झुक नहीं पा रहा। बोलते हैं खोदो, आपको ही खोदना है इसे। तो दादाजी के हाथ से जब उस चीज़ को खुदवाया जाता है, कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे करके खुदवाते हैं। उसके अंदर से निकलती है एक गुड़िया जो आटे की बनी हुई थी। उसके ऊपर 2 पन्नियाँ थी, और उन पन्नियों को खुलवाने के बाद देखा जाता है उसके अंदर गुड़िया के ऊपर 21 पिन लगी हुई थी। 21 पिन्स थी जो एक्चुअली में दादा को धीरे धीरे चुबाई जाती थी, मारी जाती थी, और वह दादाजी को एक्चुअल में दर्द देती थी। फिर सबको बोला जाता है आ जाओ बाहर, मिल गई गुड़िया। जब वो बाहर जाते हैं सब देखते कि भाई दादाजी की जो हालत है इस गुड़िया ने कर रखी है। आप बोलते कि इसको ख़त्म कैसे करा जाए, फ्री कैसे करा जाए। तो जो तांत्रिक थे उन्हें विजिबिलिटी मिल जाती है कि किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। वो बोलते हैं कि इस पिन को हटाने का एक तरीका है, दादाजी ही इसे हटाएंगे, और जैसे जैसे हटाएंगे इनको दर्द होगा। दादाजी एक पिन हटाते और ज़ोर से चिल्लाते हैं, फिर दूसरे पिन हटाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं। 21वीं जो पिन थी उसे हटाते ही दादाजी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जो गुड़िया थी उसे तांत्रिक लेते हैं और एक चक्कू से 3 हिस्से में काटते हैं और फिर उसे जला देते हैं। ये होने के बाद दादाजी जो थे
वो वहाँ पर मुक्त हुए थे उस चीज़ से। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रह गया था कि भाई ये एक्टिविटी आखिर की किसने थी, ये जो काला जादू था परफॉर्म किया किसने था। पहली बात तो जो कैलाश ने मुझे बताया कि दादाजी को ठीक होते होते कम से कम 5 से 6 महीने लग गए थे रिकवर होने में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, उन्हें ब्लड की वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ब्लड लूज़ मोशंस आने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। जब वो पूरी तरीके से 1 साल में रिकवर हुए, 1 साल के बाद जब वो तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने वहाँ पर एक ऐसा जवाब दिया जिसको सुनने के बाद सारी कड़ियाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया और सब कुछ सामने आ गया सच कि किसने ये किया था। तो तांत्रिक ने बताया कि देखो वैसे तो हम नाम नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन आप एक इंसान के घर पर कुछ खाने गए थे, उन्होंने खाने में मिला के आपको कुछ खिलाया था, सफ़ेद जो थी मिठाई थी, उन्हें याद आता है ओहो ये तो 300 रुपये वाला वो इंसान था जिसने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। साला हैरानी वाली बात है, 300 रुपये के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कर दिया। मतलब ब्लैक मैजिक आता है तो आप 300 रुपये के लिए किसी की जान ले लोगे। 1 साल बाद दोबारा चीज़ों को संभाला गया, हालांकि उन्हें एडवाइस दी गई कि आप उस इंसान से पंगे मत लेना, उसे ब्लैक मैजिक आता है वो दोबारा कर देगा। कैसे ना कैसे आपके ब्लैक मैजिक की जो स्थान है उसे दे दिया गया, ब्लैक मैजिक के स्थान को दे दिया, मतलब वो आप फ्री हो चुकी हैं सारी चीज़ें जो आपके ऊपर नहीं है। तो अब आप अपना ख्याल रखिए और इस बिज़नेस को आगे चलाइए, सब कुछ ठीक से कीजिए। लेकिन एक ताबीज़ और जो धागा पहले दिया था जब उनको मुक्त करा गया था इस चीज़ से, वो अभी तक उनकी रक्षा कर रहे हैं, अभी भी उनका बिज़नेस है। और कैलाश ने जिस तरीके से मुझे चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल थी जो सुनने को थी और जो मैंने आपके सामने रखी। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूज़न यही निकल के आता है भाई, अगर आपके घर में दाल है ना उससे काम चला लो। किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदार के जाके पनीर की सब्ज़ी खा लोगे ना सफ़ेद, तो शायद ऐसा वशीकरण हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है। वो एक तांत्रिक थे जिन्होंने उनके दादा को तो बचा लिया, लेकिन आपको सही टाइम पर कोई मिल सकता है नहीं मिल सकता है इसकी गारंटी नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखना सीख लो और दूसरों का जो दिया हुआ है उसे मत खाओ, जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करो। अपने घर की चीज़ें खाओ, मार्केट की खा लो, लेकिन किसी रिश्तेदार की दी मत खाना, क्या पता उसमें ऐसा क्या हो। यही बोलूँगा, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और यही कि नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फिर दादाजी को पता पड़ता है कि जिससे मैंने 300 रुपये मांगने थे उस बंदे ने ये किया है। उस बंदे ने सिर्फ 300 रुपये के लिए मतलब कि जान से खेलने वाली बात कर दी है। मतलब मजाक बना के रखा है ब्लैक मैजिक से। मतलब आपको ब्लैक मैजिक आता है तो ऐसे थोड़ी कि आप किसी के ऊपर भी कुछ भी कर दोगे।